हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं कोड अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 जून 2026 को शिफ्ट 1 में, उसका इंग्लिश पार्ट। इस पेपर में टोटल 25 क्वेश्चंस आए हैं, तो हम 25 के 25 कर रहे हैं। और पीआरटी का भी आपको एक लेक्चर आज मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली रीजनिंग का भी बनाने की कोशिश करूँगी टाइम मिलते के साथ ही, बट कोड अटेंडेंट के पेपर में रीजनिंग नहीं आई है, तो हम उसका जीके बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन। हमारे को इनमें से कौन सा करेक्ट पैसिव वॉइस में सेंटेंस है वो देखना है। द नॉवल इज़ बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस। ये बिल्कुल सही है, बीइंग का भी यूज हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, और इनटू सेवरल लैंग्वेजेस, ठीक है। द नॉवल इज़ ट्रांसलेटेड बाय सेवरल लैंग्वेजेस। अरे यहाँ पे तो ट्रांसलेटर कोई है ही नहीं। जो जो नॉवल है उसको ट्रांसलेट किया है सेवरल लैंग्वेजेस। बाय के बाद हमारे को जिसने करा है वो आता है, तो ये गलत हो गया। द नॉवल ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑक्सिलरी वर्ब जो इज़ है वही मिसिंग है। सेवरल लैंग्वेजेस आर ट्रांसलेटिंग द नॉवल, ये हमारा करेक्ट एक्टिव वॉइस है, जो ऊपर एक्टिव वॉइस एक्टिव फॉर्म में है, और ये उसका पैसिव वॉइस हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द लेसन इज एक्सप्लेन बाय द टीचर क्लियरली, या द लेसन इज एक्सप्लेन क्लियरली बाय द टीचर, दोनों ही ठीक है। द लेसन वॉज नहीं आएगा, प्रेजेंट टेंस में है तो वॉज नहीं आएगा। द लेसन, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब मिसिंग है। द लेसन हैज़ बीन एक्सप्लेन बाय द टीचर क्लियरली, नहीं। द लेसन इज एक्सप्लेन क्लियरली बाय द टीचर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्टली स्पेल्ड ऑप्शन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। दे आर गोइंग दे आर गोइंग टू द म्यूजियम टुमारो टू सी द न्यू डायनासोर एग्जिबिट। देयर, यहाँ पे देयर नहीं, मतलब लोग जा रहे हैं तो दे आर होएगा ना। दे आर गोइंग टू द म्यूजियम टुमारो टू सी द न्यू डायनासोर एग्जिबिट। देयर नहीं, गलत हो गया, या ये भी वर्ड गलत है। दे आर गोइंग टू द म्यूजियम टुमारो टू सी द न्यू डायनासोर एग्जिबिट। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सिट्यूट फॉर द हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं इस कोड अटेंडेंट का एक ये पेपर इसलिए करा रही हूँ क्योंकि जो हमारा दास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम होता है, दास ग्रेड और ASO, उनमें 40 क्वेश्चन आते हैं। तो 40 क्वेश्चन को टैकल करने के लिए वो एक्टिव पैसिव वॉइस ये बहुत देते हैं। कम से कम 3 क्वेश्चन तो होते ही हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन आप क्या बनाओगे? 5 क्वेश्चन हमारा पैसेज हो गए, 5 क्वेश्चन कभी कभार वो क्लोज टेस्ट दे देते हैं, फिर सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और फिर एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन और आर्टिकल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब में वो अपना 40 क्वेश्चंस कवर करते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दास ग्रेड के लिए और ASO के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द विस्पर वॉज सो फेंट इट वॉज समथिंग दैट कुड नॉट बी हर्ड इवन फ्रॉम अ फ्यू फीट अवे। तो देखो, इनएडिबल, इनएडिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी ईट, है ना। नॉट फिट टू ईट। इनऑडिबल, जो सुनाई ना दे, नॉट एबल टू हर्ड, एबल टू हर्ड। तो यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यही बोला ना, कुड नॉट बी हर्ड। इनएलिजिबल मीन्स इम्पॉसिबल टू रीड, इम्पॉसिबल टू रीड। और इनविजिबल मतलब इम्पॉसिबल टू सी, इम्पॉसिबल टू सी। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। द मैनेजर आस्क्ड व्हेन कैन वी ज्वाइन द ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। तो हमारे को इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। द मैनेजर आस्क्ड, ये इन्वर्टेड कॉमास हट जाते हैं, तो द मैनेजर आस्क्ड व्हेन वी कुड, इनडायरेक्ट में कुड हो जाएगा,
द मैनेजर आस्क्ड व्हेन वी कुड ज्वाइन द ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। यस, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और क्यों गलत है? देखो कैन का यूज़ हुआ है, यहाँ पे हैव हो गया, ये गलत हो गया। कैन का जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो वो कुड हो जाएगा, ये भी गलत है। यहाँ पे हैड है, ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks by selecting the option that best completes the given sentence. The technician installed dash air conditioner in our classroom to make the learning environment more comfortable during hot weather. देखो ए है, वोवल है, बट साउंड कैसे आ रहा है? एयर, वोवल का ही साउंड है ए, तो हम क्या लगा देंगे? द टेक्नीशियन इंस्टॉल्ड एन एयर कंडीशनर in our classroom to make the learning environment more comfortable during hot weather. Option number 1 is the correct answer. Question number 7. Choose the sentence which is correctly written in the present sentence. Present sentence कैसे बनता है? I hope सबको ही पता होगा, फिर भी मैं एक बार लिख देती हूँ। Subject, देखो अगर हम यहाँ पे सेंटेंस देखें तो प्रेजेंट हमारे को प्रेजेंट टेंस में बोला है। अब प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो, कॉन्टीन्यूअस हो, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, वो हमारे को खुद देखना पड़ेगा। बट मैं आपको एक जो ये देखो यहाँ पे हैज़ है, इज़ एक्सप्लेनिंग है, इज़ एक्सप्लेनिंग है, तो जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का टेंस होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर हो प्लस वर्ब हो और प्लस आईएनजी हो और फिर हमारा पूरा सेंटेंस है। ठीक है, तो द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली येस्टरडे हो गया, पास्ट टेंस हो गया। द टीचर हैज़ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली येस्टरडे, प्रेजेंट में येस्टरडे तो आया था नहीं। द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट क्लियरली। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों? देखो हमारा सब्जेक्ट है टीचर, इज़ भी आ गया, एक्सप्लेन वर्ब हो गई और प्लस आईएनजी भी लग गया और फिर आगे का हमारा सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, fill in the blanks with the most appropriate option. Among all the animals in the jungle, the cheetah is the आ गया, सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो क्या आएगा? फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। फास्टेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड सेपरेट, SEPARATE। ठीक है, ओकेशन, देखो हमेशा ओकेशन में स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, इसमें डबल सी तो आता है बट एस एक ही आता है। यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ब्यूटीफुल ठीक है और डेफिनेट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देयर वॉज डैश नासा साइंटिस्ट गिविंग डैश आर लॉन्ग लेक्चर अबाउट डैश यूनिक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना। देखो आर्टिकल फिल करने हैं, देयर वॉज नासा, कैसी साउंड आ रही है? ना, तो ए आ जाएगा, हमारे कॉन्सोनेंट की साउंड है। गिविंग डैश आर लॉन्ग लेक्चर, ये है तो हार बट इसको बोलते क्या है? आर, और साउंड कैसी आती है? आ, वॉवल की साउंड आ रही है, इसलिए एन आर लॉन्ग लेक्चर अबाउट यूनिक, कैसे साउंड आ रही है? यू की आ रही है, ये साउंड आ रही है, ये कॉन्सोनेंट की साउंड होती है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? अ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ANA, ANA। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही डैश ऑन द प्रोजेक्ट अंटिल इट इज़ कम्प्लीटेड। क्या वो वर्क करेगा उस प्रोजेक्ट पे जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता? इसका मतलब वो एक तो वो फ्यूचर की बता रही है, वो करेगा, और फ्यूचर कॉन्टीन्यूस हो गया क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, वर्किंग है ना, तो ही विल बी वर्किंग कॉन्टीन्यूसली ऑन द प्रोजेक्ट अंटिल इट इज़ कम्प्लीटेड। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ही विल बी वर्किंग कॉन्टीन्यूसली ऑन द प्रोजेक्ट until it is completed. Question number 12. Which of the following option is the most appropriate one-word substitute for the highlighted phrase? Bhadra commented, a persistently annoying noise distracted the class. तो persistently noise annoying के लिए हम one word कौन सा substitute करेंगे वो पूछा है। nagging, nagging का क्या मतलब होता है? continuously annoying, तो मैं annoying लिख देती हूँ बस। frightening means
causing fear, causing fear, boring, uninterested, challenging, difficult or demanding, difficult और demanding। अरे क्या हो गया इस पेन का? तो हमारा आंसर क्या हो गया? Persistently annoying is nagging. Option number 2 is the correct answer. Question number 13. Arrange the following segment to form a coherent and meaningful sentence. Online communication become very common, which improved global connections because digital platforms allowed instant messaging during the early growth of the internet. हमारे को इसको क्या करना है? सेगमेंट को ढंग से लगाना है। देखो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिकम वेरी कॉमन, ए से स्टार्ट होता है, बिल्कुल लग रहा है यहाँ पे, या तो ए से स्टार्ट होगा या सी से। देखो सी क्या है हमारा? बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म अलाउ इंस्टेंट मैसेजिंग। तो बिकॉज से ये कुछ एक्सटेंड कर रहा है, तो सी से तो होगा ही नहीं, इसलिए 1 और 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ए के बाद डी आएगा या सी आएगा वो देख लेते हैं। पहले क्या है? ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिकम वेरी कॉमन बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म अलाउ इंस्टेंट मैसेजिंग या ड्यूरिंग द अर्ली ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट। यस, ये डी लग रहा है, ए के बाद डी। ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिकम वेरी कॉमन ड्यूरिंग द अर्ली ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट। उसके बाद क्या आएगा? ए के बाद डी, बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म अलाउ इंस्टेंट मैसेजिंग विच इम्प्रूव ग्लोबल कनेक्शन। बस ए के बाद डी, फिर सी एंड बी। ऑप्शन हो गया हमारा 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी रीअरेंज का ही है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेगमेंट्स टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस। द फर्स्ट एंड द लास्ट सेगमेंट्स आर फिक्स्ड। देखो, विजिटिंग द म्यूजियम विद द फैमिली, ये फिक्स्ड है। और क्या है? बिहाइंड द एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, मतलब हमारे को स्टार्टिंग और एंड दिया है, बीच में हमारे को लगाना है ABCD करके। ठीक है, क्या है? विजिटिंग द म्यूजियम विद माई फैमिली, किस किस से स्टार्ट हो सकता है? A B C और D सब। तो हमारे को तो बस स्टार्टिंग देखना है, उसके बाद क्या आएगा? विजिटिंग द म्यूजियम विद माई फैमिली, एटमॉस्फेयर वाइल लिसनिंग टू द टूरिस्ट गाइड एक्सप्लेनिंग द स्टोरीज वॉज वंडरफुल एज वी एक्सप्लोर्ड फैसिनेटिंग एग्जिबिट्स इन अ काम बिहाइंड द एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? विद द फैमिली वॉज वंडरफुल। हाँ देखो, सी से लग रहा है कि विजिटिंग द म्यूजियम विद माई फैमिली वॉज वंडरफुल एज वी एक्सप्लोर्ड fascinating exhibit in a calm atmosphere while listening to the tourist guide explain the stories behind the ancient artifacts। ठीक है ना, बिल्कुल सही बैठ गया। C, D, A and B। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, select the most appropriate option to fill in the blanks. The weather was dash during our trip to the mountains। देखो पहले हम तो ऑप्शंस के मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। देखो, फ्रीजिंग का मतलब है एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड। और देखो मोस्ट फ्रोज़न ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, जब बहुत ज़्यादा, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है यहाँ पे, तो सुपरलेटिव का मतलब ही नहीं बनता, इसलिए आएगा नहीं। मोर फ्रीजिंग, जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं एक के साथ दूसरी, तो हम कंपेरेटिव डिग्री लगाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और फ्रोज़न का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को, जैसे वाटर को जब हम आइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम बोलते हैं फ्रोज़न। मीन्स फ्रोज़न यूजुअली डिस्क्राइब समथिंग दैट हैज़ टर्न इनटू आइस, नॉट द वेदर इटसेल्फ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ गया फ्रीजिंग। ये अगर आप इन ऑप्शंस के मतलब समझ जाते, कि मतलब देख लेते ध्यान से, तो आपको पता चल जाता आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब 16th क्वेश्चन पे आते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द रिसर्चर वर्कड लेट, वेरी लेट एट नाइट टू फिनिश द एक्सपेरिमेंट। Worked very late at night means cross the bridges, went the extra mile, burned the midnight oil, या ran the gauntlet means। हम एक बार इन सब के मतलब देख लेते हैं। क्रॉस द ब्रिज मीन्स फेस्ड और ओवरकम अ डिफ़िकल्टी, फेस द डिफ़िकल्टी,
faced a difficulty. Went the extra mile means made an extra effort. Made an extra effort. अरे burn the midnight oil means worked late at night. Worked late at night. Or ran the gauntlet means endured a difficult. Endured a difficult or dangerous experience. डेंजरस एक्सपीरियंस। तो हमारा आंसर क्या हो गया? देखो इस क्वेश्चन से हमारे को 4 ईडियम्स और पता चल गए। क्रॉस द ब्रिज, वेन द एक्स्ट्रा माइल, बर्न द मिडनाइट ऑयल और रेंट द गॉटनेट। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द मोस्ट appropriate synonym of the highlighted word. The instructions given to the audience were ambiguous. Ambiguous का मतलब होता है unclear। तो इसका हमारा एंटोनिम हो गया जो क्लियर हो। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। कंफ्यूजिंग वही सिनोनिम हो गया। फ्रेंडली इंस्ट्रक्शंस कभी फ्रेंडली नहीं होते हैं, स्ट्रेंज भी नहीं होते हैं। तो हमारा ये कंफ्यूजिंग सिनोनिम हो गया और क्लियर एंटोनिम हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्रीफ एज गिवन इन द सेंटेंस। ब्रीफ का मतलब होता है छोटी चीज़ में सब कुछ समझा देना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हमारा जो कि लंबी मतलब लेंदी में समझाए, है ना। वो सेंटेंस हमारे को दिया है, क्या है? व्हाट वाज एक्सपेक्टेड टू अ ब्रीफ मीटिंग टर्न इनटू अ लेंदी डिस्कशन ऑन स्कूल पॉलिसीज। एक ब्रीफ मीटिंग थी, वो क्या लेंदी डिस्कशन में कन्वर्ट हो गई। तो ब्रीफ का एंटोनिम लेंदी। ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. Question number 19. Substitute the highlighted word segment with the suitable option. After months of hard work, the neat aspirant finally cracked the exam and saw the result of her effort. क्या है? Turned over a new leaf, came out of her shell, reaped the rewards. Here, burn the midnight oil. Burn the midnight oil means worked very hard, worked late at the night, worked अभी तो पहले ही करा है, worked late at night। और टर्न ओवर अ न्यू लीफ का क्या मतलब होता है? स्टार्टेड बिहेविंग इन अ बेटर वे। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, स्टार्टेड बिहेविंग in a better way. Came out of her shell means become more confident or sociable. Become more confident. Or reaped the rewards means enjoyed the benefit of one's hard work. Enjoyed the benefits of one's hard work. हमारा अंडरलाइन सेगमेंट है सो द रिजल्ट्स ऑफ हर एफर्ट्स। तो आंसर क्या हो गया? रीप द रिवॉर्ड्स। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड in the given sentence. Her response to the criticism was remarkably courteous. तो polite, defensive, deliberate या rude। तो एंटोनिम बताना है हमारे को। courteous का मतलब होता है polite, respectful, और इसका एंटोनिम क्या हो गया? जो पोलाइट ना हो, रूड हो, इम्पोलाइट हो, डिसरिस्पेक्ट हो। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, रूड। पोलाइट तो वही हो गया सिनोनिम। डिफेंसिव
ट्राइंग टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम क्रिटिसिज्म, यहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं हुआ। डेलिब्रेट, डन इंटेंशनली। डिफेंसिव का मतलब होता है प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम क्रिटिसिज्म। क्या हो रहा है आज इस पेंसिल को? CRITICISM, क्रिटिसिज्म। और डेलिब्रेट मीन्स डन इंटेंशनली, डन इंटेंशनली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 मीन्स हमारा पैसेज है। एक बार पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइटल बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कंटेंट ऑफ द पैसेज, मतलब टाइटल बताना है पैसेज के लिए। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज द ऑथर इम्प्लाई अबाउट द फ्यूचर ऑफ द फार्मिंग प्रोफेशन। क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द डिजिटल डिवाइड मेंशन। और क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग द डिजिटल डिवाइड। एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं, क्या है। Agriculture is undergoing a digital revolution through precision farming. By utilizing satellite imagery and soil sensors, farmers can now treat individual sections of a field differently rather than applying a uniform approach. Drones equip the multispectral cameras identifying stressed crops before the human eye can detect signs of dehydration or pest infection. This data-driven strategy reduces the overutilization of fertilizers and waters, directly addressing the environmental strain caused by traditional farming. However, the cost of this technology creates a digital divide, where small-scale farmers in developing nations struggle to compete with tech-integrated conglomerates. While precision farming promises higher yields and sustainability, the socio-economic implications of its adoption remains contentious. The challenge lies in democratizing these tools to ensure global food security without bankrupting the traditional growers. As silicon meets soil, the definition of a farmer is shifting from a laborer to a data analyst. टाइटल क्या देंगे हम, हाउ ट्रेडिशनल फार्मिंग इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, या द एंड ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग, डॉन टू न्यू एरा, द हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट इमेजरी इन एग्रीकल्चर, या प्रिसीजन फार्मिंग, डाटा इन द ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे जो पैसेज है पूरा मेनली प्रिसीजन फार्मिंग के बारे में ही डिस्कस हुआ है, तो हम इसको टाइटल भी प्रिसीजन फार्मिंग ही दे देते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, प्राइमरी थीम ऑफ द पैसेज। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल लेबर इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स इन द डाटा ड्रिवन वर्ल्ड, द डिक्लाइन ऑफ फूड सिक्योरिटी इन डेवलप्ड नेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, द बेस्ट टाइप्स ऑफ ड्रोन फॉर पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन इन द करेंट एनवायरनमेंट। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, the environmental and socio-economic impact on agriculture technology. Yes, primary theme ही option number 4 है, the environmental and socio-economic impact. Question number 23, what does the author employ about the future of the farming profession? Traditional farmers will easily afford new technology. Farmers will eventually be replaced by the robots entirely. Food will become more cheaper for everyone immediately. Farming will require more computer skills than manual labor. Yes, future of the farming profession is option number 4. Farming will require more computer skills than manual labor. Question number 24. Which statement best summarizes the digital divide mentioned? The economic gap between tech-funded corporations and small-scale growers, the gap between the speed of satellites and the speed of drone, the difference between soil sensors and multispectral cameras, the time it takes for
फॉर अ फार्मर टू लर्न हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर। तो हमारा आंसर हो गया डिजिटल डिवाइड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है डिजिटल डिवाइड के बारे में, ये रहा डिजिटल डिवाइड। इसके बारे में लिखा है हावर द रिच कॉस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, मतलब द डाटा ड्रिवन स्ट्रेटेजी रिड्यूस द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटर डायरेक्टली एड्रेसिंग द एनवायरमेंटल स्ट्रेन कॉज्ड बाय द ट्रेडिशनल फार्मिंग। ये क्या है? द इकोनॉमिक गैप बिटवीन टेक फंडेड कॉरपोरेशंस एंड स्मॉल स्केल ग्रोवर्स। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, what is the tone of the passage regarding the digital divide? ऑप्टिमिस्टिक, कॉशनरी, डिसमिसिव या ह्यूमरस? तो डिजिटल डिवाइड के बारे में पूछी है, टोन, पैसेज की टोन क्या है? तो वो है हमारी कॉशनरी, मतलब चिंता में है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।